हाँ लिखिए, सभी लोग लिखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है भाई, हम पहले कुछ नंबर के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर के बारे में सही ढंग से जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। अब पूरा मैथमेटिक्स तो नंबर पे ही बेस्ड होने वाला है भाई। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, बचपन से, लेकिन सही ढंग से जानकारी आप लोगों को नहीं है। ठीक है, देखिए जो पहला नंबर जो होता है इसमें पढ़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, जो पहला नंबर का नाम है आपके पास। अब पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? इंटीजर कहा जाता है। अगर मैं सवाल लेकर के बताओ इंटीजर क्या होता है, क्या बोलेंगे आप? क्या होता है इंटीजर? देखिए मैं इसको बताता हूँ डिफिनेशन से। वैसी संख्या जिसका दशमलव भाग नहीं हो, दशमलव भाग नहीं हो, समझे? वैसी संख्या जिसका दशमलव भाग नहीं हो। दशमलव भाग कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो ना तो पॉइंट में हो और ना ही बटा में हो। ठीक है, अगर कोई संख्या पॉइंट में अगर बटा में नहीं हो, वो नंबर पूरा पूरा होगा भाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो क्या क्या नंबर हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 0 भी हो सकता है भाई। और बताइए, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो दशमलव में नहीं है, नहीं बटा में है। ठीक है, तो बोला ये कि वैसी संख्या जिसका दशमलव भाग नहीं हो, मतलब वो कि जो बटा में और क्या बोलते हैं, पॉइंट में नहीं हो, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। अगर मैं सवाल ये करूं आपसे, बताओ भाई क्या 1.1 इंटीजर है? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है। मेरी बातें समझ रहे हैं? लिखा मैंने 3/2, 3/2, क्या इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि बटा में है। ठीक है, अगर लिखा मैंने ओनली, लिख दिया मैंने 100, 100 रहेगा भाई, क्योंकि ना तो ये पॉइंट में नहीं, क्या भाई फ्रैक्शन में है, बटा में है, तो इसको हम कह सकते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक बेसिकली ये सारे होते हैं। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, और पूर्णांक 0 भी होते हैं। समझे मेरी बातें? ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे, ये बातें समझ आई आप लोगों को ना? देखिए पूर्णांक को हम कैसे, देखो आपको पता है कि हम प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, है ना? और पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W यानी कि होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। तो उसी तरह से हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक को हम कैसे डिनोट कर देते हैं? तो इसके समूह को कैपिटल I या कैपिटल Z से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। समझे मेरी बातें? देखिए तो कैपिटल I या Z क्या बराबर क्या मिलेगा आपके पास? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन। माइनस में भी होता है भाई, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है आपके पास? ये सारे हैं आपके पास इंटीजर के एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं कह दूँ ये बताओ भाई 10.5, 10.5 क्या इसको हम इंटीजर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में है। लिखा मैंने 11/2, क्या हम इसको इंटीजर कहेंगे? क्योंकि ये बटा में है, नहीं कह पाएंगे। ठीक है, और लिखता मैंने ओनली 20, ये इंटीजर होगा। तो इंटीजर नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, और क्या भाई 0 भी होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा, संख्या रेखा को कहते हैं इंग्लिश में नंबर लाइन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है संख्या रेखा। देखिए संख्या रेखा बेसिकली कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि देखिए संख्या रेखा के बारे में बात किया गया है, तो इसमें एक रहेगा लाइन। ठीक है भाई, इधर बोलते हैं इन्फिनाइट, इधर बोलते हैं माइनस इन्फिनाइट, अब बीच में रहता है कहाँ भी? 0 रहता है। 0 के कौन सा दायां साइड? 1 होगा प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, 4 प्लस में, 5, ये सारे प्लस में होते हैं। बायां साइड में क्या होता है? माइनस में, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। हो गया भाई। ये आपके पास कौन सा साइड है? राइट साइड है ना?
और ये कौन सा साइड आपके पास है, ये लेफ्ट साइड है, समझ रहे हैं। जो राइट साइड में जो नंबर है वो कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड में हमेशा नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में कैसा रहेगा, नेगेटिव। राइट साइड में जो नंबर है वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम ना, ये बढ़ रहा है ना इधर, ठीक है भाई। तो राइट साइड में जो नंबर होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में नंबर आपके पास है वो घट रहा है ना, ठीक है, तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें किसी को दिक्कत है? अब देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इनफाइनाइट और क्या भाई माइनस इनफाइनाइट। अगर कोई सवाल करे आपसे, बताओ भाई कि ये इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? ये क्या होता है इनफाइनाइट और क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, बताइए क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? देखिए मैं बताता हूँ इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। इनफाइनाइट के बारे में हम क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होता, ठीक है। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होता, ठीक है। तो इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होता, लेकिन जितना भी संख्या होता है भाई उससे ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कोई संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में ये सबसे बड़ी है। उसी तरह से माइनस इनफाइनाइट के बारे में हम क्या कहेंगे कि यह कोई संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी संख्याएं हैं ये सबसे क्या है भाई, छोटी है। तो इसके बारे में अगर कोई पूछेगा तो हम यह कहेंगे कि यह कोई संख्या नहीं है, यह कोई संख्या नहीं है, पर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। समझे मेरी बातें? उसी तरह से इसके बारे में क्या बोलेंगे कि यह कोई संख्या नहीं है, यह कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, पर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें ये सबसे छोटी है, उनमें ये सबसे छोटी है, ठीक है। अगर सवाल मैं ऐसे कर दूं कि बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या का नाम बताओ, सबसे बड़ी संख्या, सिर्फ मैंने बोला सबसे बड़ी संख्या, आप बोलेंगे इनफाइनाइट। सबसे छोटी संख्या आप बोलेंगे माइनस इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं सवाल ऐसे करता हूँ कि बताओ 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो बोलते हैं 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या तो बोलते हैं 999। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 9999। लेकिन मैं अंक अगर नहीं लगाता हूँ, सवाल में ऐसे पूछ देता हूँ कि बताओ सबसे बड़ी संख्या बताओ, बोलेंगे इनफाइनाइट। सबसे छोटी संख्या कौन सा बोलेंगे, माइनस इनफाइनाइट। इतनी बातें समझ गए? अब देखिए इसके बारे में आगे। हाँ देखो, आपको तो पता है भाई कि जीरो के राइट साइड में नंबर कैसा आपके पास, पॉजिटिव है। जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर कैसा आपके पास, नेगेटिव है। अगर मैं सवाल ये करूँ कि बताओ भाई जीरो के बारे में क्या ख्याल है, जीरो कैसा नंबर होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? देखिए जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं कि यह ना तो नेगेटिव है, यह ना तो नेगेटिव हो है और ना ही पॉजिटिव, और ना ही पॉजिटिव, ठीक है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है नहीं क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। मेरी बातें समझ गए भाई? अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 से अगर सिर्फ बोलता हूँ, नंबर बोलता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है ना, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो ये कैसा पूर्णांक होगा बताइए? धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं इसको, क्या धनात्मक पूर्णांक? 1 2 3 4 5 कैसा रहेगा आपके पास, धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ से काउंट कर लो। हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनात्मक कहते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 2 3 4 5 को सिर्फ मतलब कंसिडर करूँ या रखूँ तो इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई अगर पूछे कि बताओ धनात्मक पूर्णांक, तब कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 से शुरू करेंगे। और कोई पूछेगा ऋणात्मक पूर्णांक, तब कहाँ शुरू करेंगे, -1 -2, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। मेरी बातें समझ रहे हैं भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस धनात्मक पूर्णांक में अगर मैं जीरो को शामिल कर देता हूँ, जीरो को धनात्मक पूर्णांक में अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, अऋणात्मक।
अऋणात्मक समझते हैं? अऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जो ऋणात्मक नहीं हो, ठीक है। आपको पता है कि ये सारे टर्म भी ऋणात्मक नहीं है, और जीरो भी ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है भाई। कि अगर हम जीरो को धनात्मक पूर्णांक में अगर मैं जीरो को शामिल कर लेता हूँ तो बन जाता है अऋणात्मक पूर्णांक। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछे आपसे अऋणात्मक पूर्णांक पूछे तो हम जीरो से काउंट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक पूछे तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? 1 से काउंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक में अगर मैं जीरो को शामिल कर देता हूँ इसमें, तो ये बनता है अधनात्मक। अधनात्मक समझते हैं कि जो धनात्मक नहीं हो, ठीक है भाई। अधनात्मक मतलब जो धनात्मक नहीं हो, तो ये धनात्मक नहीं है और जीरो भी धनात्मक नहीं होता। तो यहाँ से आप तो 4 चीज़ों को सीखने को मिलती है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5। अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 एंड 5। अधनात्मक तो 0 से शुरुआत करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 एंड 4। मेरी बातें समझ गए? पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या के बारे में, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए भाई। आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या, ठीक है भाई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के समूह को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। धनात्मक पूर्णांकों के समूह को, धनात्मक पूर्णांकों के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है भाई। और इसको हम कैसे सूचित करते हैं? इसके समूह को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो बताइए n बराबर क्या क्या आएगा? n बराबर क्या क्या लिखेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 एंड सो ऑन। इन होगा भाई। तो यह प्राकृत संख्या। नोट कीजिए इसको। आगे आपके पास पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर कह सकते हैं। इसको बोलेंगे हम अऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है भाई। और इसके समूह को हम कैसे डिनोट करते हैं? W से। इसके समूह को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। इसलिए W बराबर क्या आएगा आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। समझे मेरी बातें? नोट कर लीजिए इसको। अब समझते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। देखिए, एक होता है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। और एक होता है आपके पास विषम संख्या, जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है भाई। तो इसके बारे में समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सम संख्या क्या होता है, तब लोग क्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, यही ना कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप लोग बोलते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, है ना भाई। और मैंने कहा कि बताओ क्या भाई -2, -4, -6, -8 ये भी क्या सम संख्या है? तो ये भी सम संख्याएँ होती हैं, क्योंकि ये सारे भी 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि बताओ भाई क्या 0 भी सम संख्या है? तो 0 भी सम संख्या होता है, क्योंकि 0 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0। वो कट रहा है तभी तो आपको वैल्यू दे रहा है 0, नहीं कटता पूरा पूरा तो 0 समथिंग आता भाई, ठीक है, यही ना होता। तो देखिए ये सारे होते हैं इवन नंबर आपका। अगर मैं सवाल ऐसे कहा कि बताओ भाई
2.4 क्या ये भी सम संख्या है? ये सम संख्या नहीं होता। सम संख्या जब भी होता तो सम संख्या का रूप कुछ ऐसा होता है, या तो 2 4 6 8, या तो 0, या तो -2 -4 -6 -8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो मैंने संख्या लिखी हुई है ये सारे पूरा पूरा है ना भाई, ना तो ये बटा में है और ना ही क्या है फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है। ठीक है, तो ये बेसिकली है तो पूर्णांक ना, है पूर्णांक। तो आप जब कभी भी इसको परिभाषा देने जाओगे तो आप ऐसा बोला करो कि वैसी पूर्णांक या वैसा पूर्णांक जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से कट जाए। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक बोलेंगे तो सिर्फ ये वाला लिखोगे आप, और सम संख्या सिर्फ ऐसा ही होता है। लेकिन संख्या बोलोगे तो संख्या में ये भी आ जाता है भाई, ये भी तो संख्या है। ठीक है भाई, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये सम संख्या है आपके पास? नहीं, सम संख्या ये नहीं हो पाता। जब सभी भी सम संख्या होता है हमेशा ऐसा होता है। तो आप संख्या मत बोला करो, आप बोला करो पूर्णांक। हाँ, वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो। लिखिए, वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या बोल सकते हो आप इसके? एग्जाम्पल में होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। 0 भी होगा, फिर -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। ये सारे आपके सम संख्या के एग्जाम्पल हैं, समझ गए? अब देखिए, जैसे आप लोगों ने अभी नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, उसी तरह से सम संख्या को भी डिनोट करने का तरीका है। तो यह कैसे डिनोट करते हैं भाई? कि धनात्मक सम संख्याओं के समूह को, धनात्मक सम संख्याओं के समूह को कैपिटल ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बताओ ई बराबर क्या क्या लिखेंगे हम? सवाल को देखिए, धनात्मक है और सम संख्या है। ठीक है भाई, धनात्मक सम संख्याओं को हम सिर्फ ई से डिनोट करते हैं, जो धनात्मक भी हो और सम संख्या भी हो। तो ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? ऊपर वाला ना आएगा भाई, सिर्फ ई बराबर होगा 2, 4, 6, 8, 10। मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी आप क्वेश्चन में कैपिटल ई देख मतलब मौजूद रहा तो वहाँ समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कितना है आपके पास? 2, 4, 6, 8, 10 है आपके पास। समझे मेरी बातें? नोट इट डाउन। एक मिनट, अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या भाई? ऑड नंबर। क्या बोले इसके बारे में भाई? कि वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं हो, वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। -1 भी होता है भाई, -1, -3, -5, -7, -9 एंड सो ऑन। नोट कीजिए इसको। धनात्मक विषम संख्याओं के समूह को कैपिटल ओ से सूचित करते हैं। तो ओ बराबर क्या क्या मिलेगा आपके पास? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट नंबर आपके पास है भाज्य। भाज्य संख्या
और एक होता है आपके पास अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसको भाई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, पहले दोनों के बारे में समझते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से भाज्य संख्या क्या होना चाहिए कि वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कटे। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या बोलते हैं? दूसरी संख्या से कटे। एग्जाम्पल में क्या रहेगा बताइए? 4, 6, 8, 9, 10 है ना भाई, फिर 12 एंड सो ऑन। अगर मैं सवाल लेकर तो बताओ क्या -4 होगा भाई? -4 नहीं होता। ठीक है भाई, नहीं -6 रहेगा। उसी तरह से अभाज्य संख्या बताइए क्या? नहीं, ये सारे ऐसे ही होते हैं भाई। आप कह सकते हैं ये सारे पूर्णांक भी तो है। ठीक है भाई, और ये सारे पूर्णांक ही तो कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक? धनात्मक। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जब कभी भी होता है तो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋणात्मक है तो डायरेक्ट कहिए कि वो भाज्य, वो ना तो भाज्य है नहीं क्या है, अभाज्य है। जब कभी भी होता है ये अभाज्य और अभाज्य तो हमेशा किस में होता है? धनात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कैसे बोलते हैं हम लोग? कि वैसी संख्या जो एक और अपने एक से कटे और अपने आप से कटे, यही ना। तो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 5, 7 और 11, 13 है ना। अगर 17 आएगा फिर 19 आएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो एक से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता। ठीक है भाई, और देखिए धनात्मक भाज्य और अभाज्य हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन सम संख्या और विषम संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहता हूँ कि -4 के बारे में बताओ, क्या भाज्य इसको कहेंगे? नहीं कह सकते क्योंकि ये ऋणात्मक है आपके पास। मैंने कहा ये हाँ, उसी तरह से ये कि मैंने कहा है कि बताओ क्या -5 होगा भाई अभाज्य संख्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है, सिर्फ धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। मेरी बातें समझ रहे हैं भाई? अच्छा बताइए, आपने अभी इसको बेसिक से डिफिनेशन से बताया कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे, और इसको आपने क्या बोला कि वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं 4 का निकालने जाऊँ फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है भाई, गुणनखंड करने का मतलब है कि 4 किससे किससे डिवाइड होने वाला है? 1 से, 2 से, 4 से। ये बताओ 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये बताओ होगा ना भाई। उसी तरह से क्या कटेगा? ये 1, 3 और 9 से कटेगा भाई। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है ये किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से कटेगा। ये बताइए 1 और 3 से, 1, 5, 1 7। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं अभाज्य संख्या को कि वैसी धनात्मक पूर्णांक या वैसा धनात्मक पूर्णांक जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जितने भी है यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं हम, इसके पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। एक कौन है? एक है एक, और एक है खुद। मेरी बातें समझ गए? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा धनात्मक पूर्णांक जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। आप देख सकते हैं कि जितना भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इस सारे के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3। इसके बारे में बात करेंगे तो 1, 2, 5 और कितना 10 आएगा। इसके पास कितने हो गए? 4। 12 के बारे में बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कितना हो गया? 12 हो गया। कितने गुणनखंड हो गए? 6 गुणनखंड। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना। तो जिस संख्या के पास जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए कहलाएंगे भाज्य संख्या, और जिस संख्या के पास सिर्फ 2 गुणनखंड है कहलाएंगे अभाज्य संख्या। ठीक है भाई। और धनात्मक भाज्य और अभाज्य संख्या हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। समझे मेरी बातें? तो लिखिए इसके बारे में। लिखो। अच्छा संख्या लिखिए कि पूर्णांक लिखिए? बताइए। पूर्णांक लिखिए क्योंकि पूर्णांक ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो लिखिए वैसा पूर्णांक, हाँ सॉरी वैसा धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा। वैसा धनात्मक पूर्णांक जिसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक है भाई। एग्जाम्पल 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 8 भी होगा यहाँ पे, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन etc। और इसके बारे में क्या लिखेंगे कि वैसा धनात्मक पूर्णांक जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, एग्जाम्पल 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, 10, 11, 13 एंड सो ऑन etc। इसको नोट कीजिए।